नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने लोगों के सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे अपने आप को जनता से जोड़ें और उनके प्रति उत्तरदायी बनें। आरंभ 2020 के अंतर्गत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा प्रोबेशनरों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और नौजवान अधिकारियों को भी आम जनता से जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सभी नौकरशाहों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप हो और अधिकतम अभिशासन हो। उन्होंने सिविल सेवा अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि जनता के जीवन में कम से कम दखलंदाजी हो और उन्हें सशक्त बनाया जाए। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बजाय रखने वाले हो। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक कर्मी शहीद हुए तो इन दलों ने दुख भी प्रकट नहीं किया था। पुलवामा हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पड़ोसी देश की संसद में सच स्वीकार कर लिया गया है तो भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के समक्ष बेनकाब हो गया है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी रुकावटें हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने महामारी से लड़ाई में योगदान के लिए कोरोना योद्धाओं की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से लौह पुरुष के भाषणों के चुने हुए अंशों का प्रसारण कर रहा है। रियासतों के विलय के बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि रियासतों के सहयोग से ही भारत का एकीकरण हुआ, जो अभूतपूर्व था। जो राजा महाराजा थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को बधाई दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर वृत्त चित्र लौह पुरुष सरदार पटेल का प्रसारण किया जा रहा है। 20 मिनट की ये फिल्म filmdivision.org/documentary of the week और youtube.com/user/filmsdivision पर उपलब्ध रहेगी। वृत्त चित्र में सरदार पटेल के जीवन और कृतित्व की संक्षिप्त यात्रा प्रस्तुत की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनकी स्मृति में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और इतिहासकार ये व्याख्यान दे चुके हैं। 1955 में शुरू हुई इस श्रृंखला में अब तक सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोरारजी देसाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर करुण सिंह, वसंत साठे, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर MJK मेनन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, न्यायमूर्ति लीला सेठ, जैन दीक्षित,
अरुण जेटली और अजित डोभाल के व्याख्यान हुए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के शिल्पी का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा है हमारा सरदार। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम ना 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 तुम ना 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 नागिर ना 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 ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से, हाँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको हाँ हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत शेष भारत बना के एक सुर में करेंगे। भारत माता की जय। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा सरदार। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने लोगों के सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% हुई। और IPL क्रिकेट में दुबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जारी। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 59,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं।
कुल संक्रमित लोगों में से केवल 7.16% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय कुल 5,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 81,37,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की मृत्यु के साथ इस संक्रमण से अब तक 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। मुंबई में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, परंतु लोगों के बीच संक्रमण के दोगुने होने की दर भी बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब संक्रमण के मामले 157 दिन में दोगुने हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर मामलों की पहचान कर रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों ने दावा किया है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम ने लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद की है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी द्वारा घर घर जाके जांच से बीमारी का जल्द पता लगा, जिससे कोरोना संक्रमण के रोकथाम में काफी मदद मिली। एफ साउथ वर्ल्ड में सबसे अधिक व्यक्तिगत दोहरीकरण दर 362 दिन की है, जबकि 3 वर्ल्ड है जिसमें 200 से अधिक दिनों के दोहरीकरण दर है और 176 दिनों से अधिक और 199 दिनों के नीचे के दोहरीकरण दर वाले वर्ल्ड 4 है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम उपनगरीय जैसे बोरीवली, कांदिवली, दहिसर और मलाड में भी मामलों में गिरावट देखी गई है। अब तक शहर में 2,52,000 से अधिक मामले और 10,000 से अधिक मौतें हुई है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार ने अगले महीने से राज्य में लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट दी है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज शाम एक बयान में कहा कि राज्य में 16 नवंबर से सभी शिक्षण संस्थाओं में 9वीं से ऊपर की कक्षाएं और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। केरल में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज 7,983 नए मामलों की पुष्टि हुई। 7,330 रोगी इसके संक्रमण से मुक्त हुए। इस बीच राज्य में कोरोना से 27 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 1,484 हो गई। केरल में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 91,190 पहुंच गई है। नागालैंड में आज कोरोना के 102 और पॉजिटिव मामले सामने आने से राज्य में कोविड के मरीजों की संख्या 9,000 को पार कर गई। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एस पांग्यू फोम ने एक ट्वीट में बताया कि 146 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 81.51% हो गई है। अब तक कुल 7,375 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड महामारी के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कल से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोल दिए जाते थे। कोविड महामारी और इसके कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे। इन पार्कों में प्रवेश के लिए पर्यटकों या गाइड सभी को थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगा और केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे। पीलीभीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा जिप्सियों को वर्चुअल माध्यम से फ्लैग ऑफ करके किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन पर्यटकों के लिए एनआईसी और 15 चिन्हित पॉइंट जो हमने पीलीभीत टाइगर में चिन्हित किए हैं उनको पर्यटकों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पर्यटक चूका बीच, बाइफरकेशन आदि का आनंद ले सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन बचा है और वहां प्रचार चरम पर है। राज्य के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो जाएगा। इस चरण में उत्तरी बिहार के जिलों में फैले निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।
मतदान 3 नवंबर को होगा। इस चरण में 146 महिलाओं समेत कुल 1463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। एक किन्नर उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। प्रचार के आखिरी चरण में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सारण जिले के सोनपुर में एक रैली में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों से देश विरोधी ताकतों को बल मिलता है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभाओं में कहा कि एनडीए के सत्ता में आने से कानून का राज स्थापित हुआ है और इसके चलते राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी सभाओं में बाढ़ पीड़ितों और प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने प्रभावित लोगों की सुध तक नहीं ली। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने पटना में कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक जनसभा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो सत्ता में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। कर्नाटका में सीरा और आरआर नगर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम को समाप्त हो जाएगा। सीरा में 3,847 और आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र में 9,515 चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संक्रमण की वजह से 80 साल के ऊपर आयु वाले बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमण से प्रभावित मतदाता को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा रही है। चुनाव कर्मचारियों की टीम बनाई गई है जो इन चुनिंदा मतदाता के घर जाएंगे और बैलेट पेपर में उनका वोट डलवा कर वापस लाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि मतदान गुप्त रहेगा, जिसके लिए पुलिस को भी साथ भेजा जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियो निकाली जाएगी। उम्मीदवारों को इन मतदाता के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। आरआर नगर में 489 बुजुर्ग, 23 दिव्यांग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे और सिरा में 2,790 बुजुर्ग, 2,093 दिव्यांग और 136 कोविड संक्रमण मतदाता पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है। सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अब अगले वर्ष 31 जनवरी तक 10% आयात शुल्क के साथ 10 लाख मीट्रिक टन आलू का आयात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले 25,000 टन प्याज आयात करने की भी योजना बनाई है। ये नेफेड द्वारा निजी आयातकों से लिए गए 7,000 टन प्याज के अलावा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी सामान की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दाल और सब्जी आम लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने आम लोगों को उचित कीमत पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जाने-माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने कहा है कि भारत की नई शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना ये सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने आज भारतीय सूचना टेक्नोलॉजी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान चेन्नई के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसी न्यायोचित और समतामूलक समाज का निर्माण करना है जिससे 21वीं सदी की शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के बारे में समन्वित और सुगठित प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एडवोकेट ताशे ग्याल्त्सान को लेह में 6ठी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी काउंसलर निर्विरोध चुन लिया गया है।
इससे पहले नवनिर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पार्षदों ने अपने पद की शपथ ली। लेह स्थित इस परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य, लद्दाख के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह और अशोक कौल, सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कम खर्च पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश नियमावली 2020 के तहत न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिसूचना जारी कर दी है। आज जारी इस अधिसूचना में मेडिकल कॉलेजों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 1999 में निर्धारित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं के स्थान पर ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके मानदंड वर्तमान मेडिकल कॉलेजों की नई सीटों के साथ साथ भविष्य में स्थापित किए जाने वाले सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे। संक्रमण काल के दौरान पुराने मेडिकल कॉलेजों को इस अधिसूचना से पहले के नियमों का ही पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु रामाराव बापू महाराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि रामाराव बापू महाराज की समाज की सेवा और प्रखर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन और मानवता की सेवा के लिए अथक प्रयास किए। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले रामाराव बापू महाराज से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदना रामाराव बापू महाराज के अनुयायियों के साथ है। अंतर संसदीय संघ आईपीयू की शासीय परिषद का 206वां अधिवेशन इस साल 1 से 4 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये आईपीयू का असाधारण सत्र होगा, जिसका आयोजन कोविड महामारी के प्रकोप की वजह से सामान्य सत्र के बजाय वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। इस सत्र की कार्यसूची में जिन विषयों को शामिल किया गया है, उनमें अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष का चुनाव भी शामिल है। आईपीयू की निवर्तमान अध्यक्ष मैक्सिको की सांसद सुश्री गैब्रिएला क्विवॉस बैरोन का कार्यकाल इस महीने की 19 तारीख को पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2020 से 2023 तक का होगा और इसके लिए चुनाव गुप्त मतदान के जरिए वर्चुअल सत्र के दौरान किया जाएगा। आईपीयू अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आईपीएल क्रिकेट में इस समय शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज दुबई में खेले गए एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 110 रन ही बना सकी। जवाब में मुंबई ने 15वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 13 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। मुंबई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 24 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता और गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में तापमान 7 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट हों। प्रधानमंत्री ने लोगों के सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.34% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।